नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है राजस्थान 360 पर, उस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए प्यारे साथियों, क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं लीलाधर प्रजापत एम ए नेट हिस्ट्री से और टीचिंग लाइन में मुझे 8 वर्ष हो चुके हैं और इनमें आरपीसी के ऑल ओवर कंपटीशन एग्जामों में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री का अध्यापन कार्य मैं करवाता हूं। अनअकैडमी पर अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है ये डाउनलोड करना होगा और इसको अपने मोबाइल में करना होगा इंस्टॉल। और इस ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे इस ऐप पर आपको डेली लाइव क्लासेज है वो मिलेगी, एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो आप, इसमें अपना जो टॉपिक है उसका डिस्कशन कर सकते हो, डाउट वगैरह जो है उसको पूछ सकते हो, आंसर पोल है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, लाइव टेस्ट है वो अवेलेबल है, लाइव क्विज है वो अवेलेबल है। इसके अलावा वैल्यूट योर प्रिपरेशन विद ओवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज एंड गेट डिटेल्ड एनालाइज ऑन योर परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस है वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। और इसके अलावा भी अनलिमिटेड एसेसरीज है वो आपको मिलेगी। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर live and recorded course to watch from the comfort of any of your device। अनअकैडमी का जो सिलेबस आप खरीदते हो तो उसमें 12 महीने के आपको लगते हैं 7,000 रुपये। 12 महीने का चार्ज है 7,000 और 24 महीने के लिए खरीदते हो तो 24 महीने का चार्ज जो है वो है 8,400। अगर आप ये XYZ प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो इस XYZ प्रोमो कोड से आपको 10% का डिस्काउंट है वह प्राप्त होगा। और इसमें 12 महीने के जो 7,000 रुपये थे उसका 10% यानी 6,300 रुपये चार्ज लगेगा आपके। और 24 महीने के जो 8,400 रुपये थे उसका चार्ज लगेगा केवल आपके 7,560 रुपये। कब? जब आप ये XYZ प्रोमो कोड यूज़ करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है, उन पुरातात्विक स्थलों में कुछ बचे हुए जो पुरातात्विक स्थल है, उन बचे हुए पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख जो सभ्यता स्थल है उसका पार्ट 2 आज अपन देखने वाले हैं। राजस्थान के 360 चैनल पर, राजस्थान 360 पर ये पार्ट मैं पहली बार करवा रहा हूँ। इससे पहले ये जो पार्ट है वह लेट्स क्रैक नाम से जो एक ऑनलाइन है उस प्लेटफॉर्म पर ये करवा दिया है, बट जो बच्चे राजस्थान 360 के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पहली बार है और उनका रिवीजन भी हो जाएगा जो पीछे देख चुके हैं। और देखिए, राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। बागोर सभ्यता स्थल। बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। इसकी खोज 1952-53 ईस्वी में
वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर लेस्निक के द्वारा की गई थी। बागोर है, यह एक मध्य पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। बागोर से 5000 वर्ष प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और बागोर से देखिए 5000 वर्ष से कृषि एवं पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस कारण से बागोर को आदिम संस्कृति का घराना कहा जाता है और इसे स्थानीय लोगों के द्वारा महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर जो सभ्यता स्थल है, इसी को स्थानीय लोगों द्वारा महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर से हमें मानव विकास की तीन अवस्थाएं हैं और मानव विकास की तीनों अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मानव ने शिकार करना सीखा, उसके बाद पशुपालन का कार्य, फिर कृषि के कार्य को में पारंगत हुआ। तो बागोर से मानव विकास की तीनों अवस्थाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से चमड़ा काटने, चमड़ा छीलने, चमड़ा सीलने और शिकार के पाषाण आयुध यानी हथियार तथा 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण और पशुपालन के प्रमाण हैं, वह बागोर से प्राप्त होते हैं। ठीक है। बागोर के बाद में जो आगे वाला सभ्यता स्थल है वो है बालाथल सभ्यता स्थल। बालाथल सभ्यता स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, सबसे पहले बालाथल सभ्यता स्थल यह वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में। कौन सी नदी? आयड़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज है वह 1993-94 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई। इसकी खोज 1993-94 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी। बालाथल ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से 4000 वर्ष प्राचीन कंकालों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से कुष्ठ रोग के प्रथम प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से योग मुद्रा, योग्य नहीं है ये, योग है, योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ताम्र सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी तथा चंद्रमा की आकृति अंकित है। इसके अलावा बालाथल से 5 लोहा गलाने की भट्टियां हैं वो भी प्राप्त होती है। एक पत्थर की औंखली मिली है। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां हैं वो मिलती है। और यहाँ से बालाथल जो सभ्यता स्थल है, यहाँ से दुर्ग युक्त भवन है वो प्राप्त होता है और 11 कमरों वाला भवन है वो भी मिलता है। यहीं से बालाथल जो सभ्यता स्थल है, यहीं से सांड तथा कुत्ते की मरण मूर्तियां हैं वह भी प्राप्त होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यह बालाथल सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए, जो बालाथल सभ्यता स्थल है इसके बाद में जो आगे वाला सभ्यता स्थल है वो है अपने कौन सा? नगरी सभ्यता स्थल। नगरी सभ्यता स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, प्राचीनतम सभ्यता स्थलों में गिना जाता है। और देखिए, ये जो नगरी सभ्यता स्थल है ये नगरी चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? बेडस जो नदी है। इस बेडस नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1904 ईस्वी में, ये 1904 है।
1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा की गई थी नगरी की खोज। नगरी की खोज कब हुई? नगरी सभ्यता स्थल है, इसकी खोज 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा की गई। यह राजस्थान में खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल है। इसका अच्छा प्रश्न है नगरी का। यह राजस्थान में खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल है। ठीक है। प्राचीन काल में नगरी को मध्यमिका या मजरिका के नाम से जाना जाता था। यह सीवी जनपद की राजधानी थी और यहाँ से सीवी जनपद कालीन सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चक्राकार कुओं की प्राप्ति भी नगरी सभ्यता स्थल से होती है, जिन्हें कहा जाता है रिंग वेल। प्रश्न आया हुआ भी एग्जाम में पीछे। रिंग वेल की जो प्राप्ति है यानी चक्राकार जो कुएं हैं, उन चक्राकार कुओं की प्राप्ति है वो कहाँ से होती है? चक्राकार कुओं की प्राप्ति नगरी सभ्यता स्थल से होती है। आगे वाला है रेड सभ्यता स्थल। रेड सभ्यता स्थल ढील नदी के किनारे निवाई तहसील टोंक में स्थित है। रेड कहाँ पर है? टोंक में स्थित है और इसकी खोज 1938-40 ईस्वी में केदारनाथ पुरी द्वारा की गई। इसकी खोज 1938 से 40 के मध्य हुई है और इसके खोज करता है केदारनाथ पुरी, KN पुरी। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है, जिस कारण रेड जो है, इस रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। एक बात याद रखना, प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड को कहते हैं, परंतु कई बार एग्जाम में क्या है, रेड शब्द ही नहीं आता है, तो रेड की जगह क्या शब्द आता है? रेड की जगह टोंक शब्द आता है। ठीक है ना, रेड की जगह टोंक शब्द आता है। तो कौन से सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? रेड को। और अगर रेड ऑप्शन में न हो तो आप क्या करोगे? किसको कहते हैं? टोंक को कहते हैं। तो सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें मालवा जनपद के सिक्के मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं, पंचमारक सिक्के मिले हैं और इसके अलावा यहाँ से 115 घेरदार कुएं हैं, उनकी प्राप्ति भी होती है। आगे वाला है तिलवाड़ा सभ्यता स्थल। तिलवाड़ा सो सभ्यता स्थल है, यह लूणी नदी के किनारे स्थित है, बाड़मेर में। लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में स्थित सभ्यता स्थल है और यह उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। किसमें आता है ये? उत्तर पाषाण कालीन, जहाँ से मानव के द्वारा शिकार किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं और इसकी जो खुदाई का कार्य है वह वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया। तिलवाड़ा जो सभ्यता स्थल है, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल की खुदाई का कार्य किसने किया? तिलवाड़ा सभ्यता स्थल की खुदाई का कार्य जो है वह VN मिश्र के द्वारा किया गया। कई बार एग्जाम में शॉर्ट में ही नाम आता है, ठीक है ना, VN मिश्र। VN मिश्र द्वारा इसकी खोज का कार्य है वो किया गया था, खुदाई का कार्य किया गया था। आगे वाला सभ्यता स्थल है नौह सभ्यता स्थल। नौह सभ्यता स्थल, नौह सभ्यता स्थल भरतपुर में रूपा रेल नदी जो है, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है,
तो रूपारेल नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है ये नौह सभ्यता स्थल, और नौह सभ्यता स्थल है इसकी खोज 1963-64 ईस्वी में R.C. अग्रवाल द्वारा की गई थी। R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई। नौह से हमें 1.5 मीटर ऊंची यक्ष प्रतिमा की प्राप्ति होती है, जिसे जाखम बाबा के नाम से पूजा जाता है। और भी यहाँ से यक्ष प्रतिमाएं हैं वो मिली है, और यहाँ से ये जो 1.5 मीटर ऊंची यक्ष प्रतिमा प्राप्त होती है, इसको स्थानीय लोगों द्वारा जाखम बाबा के नाम से पूजा जाता है। अब ये यक्ष क्या होता है? देखो, मौर्य काल जो है इस मौर्य काल में सर्वप्रथम है वो यक्ष यक्षिणियों की पूजा प्रारंभ हुई थी। यक्ष यक्षिणियों की पूजा है वो किस काल में प्रारंभ होती है? तो यक्ष यक्षिणियों की पूजा मौर्य काल में प्रारंभ होती है, ठीक है ना। और यक्ष यक्षिणियों की पूजा जो है वह क्यों की जाती है? उर्वरा के देवी देवता उर्वरा के देवी देवता के रूप में यक्ष यक्षिणियों की पूजा है वो की जाती है। आगे वाला सभ्यता स्थल है वो है रंग महल सभ्यता स्थल। रंग महल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती, या इसको बोलते हैं गग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती जिसे वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं? गग्गर। तो गग्गर नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है रंगमहल। रंगमहल सभ्यता स्थल है, इसकी खोज 1952-54 ईस्वी में, 52 से 54 ईस्वी के मध्य स्वीडन दल के वैज्ञानिक थे डॉक्टर हन्नारिड। तो डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में इसकी खोज का, और खोज के साथ ही इसकी जो उत्खनन है, उत्खनन का कार्य किया गया था। तो इसकी खोज और उत्खनन का कार्य स्वीडन दल के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व है वो डॉक्टर हन्नारिड ने किया था। रंगमहल से पाषाणकालीन एवं ताम्रकालीन सभ्यताओं के प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं। पाषाणकालीन एवं ताम्रकालीन सभ्यताओं के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति यानी मरण मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त होती है। अच्छा प्रश्न है, गुरु शिष्य की मरण मूर्तियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? रंगमहल से। इसके अलावा गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की मूंछों युक्त प्रतिमा भी प्राप्त होती है। गोवर्धनधारी कृष्ण की कौन सी प्रतिमा है? वह प्रतिमा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चिठली अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को, अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया है। तो वह भगवान श्री कृष्ण की जो गोवर्धन पर्वत को
उठाने वाली प्रतिमा है, चिटली अंगुली पर भगवान ने जिसे उठा रखा है, उस प्रतिमा की प्राप्ति है वो यहाँ से हमें होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें गुप्त एवं कुषाणकालीन 105 सिक्कों की प्राप्ति भी होती है। गुप्त एवं कुषाणकालीन 105 सिक्के हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के और पुरातात्विक स्थल है, उन अन्य पुरातात्विक स्थलों को अपन देखते हैं। और उसमें जैसे भीनमाल है, वो जालोर में है। यहाँ से हमें रोमन एम्पोरा की प्राप्ति होती है। रोमन एम्पोरा कौन सा होता है? रोमन एम्पोरा होता है, ये देखो, शराब पीने का एक पात्र है जिसके दोनों तरफ है वो हत्थे लगे होते हैं। दोनों तरफ हत्थे युक्त शराब पीने का जो पात्र होता है, इसको रोमन एम्पोरा कहा जाता है। फिर है मंडोर, जो जोधपुर में है, और यहाँ से रावण की चमड़ी, 33 करोड़ देवी देवताओं की चादर है, वो प्राप्त होती है। गिलुंड, ये राजसंबंध में है, यहाँ से क्रीम रंग के मर्दभांड। सुनारी झुंझुनू में है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ व लोहे के प्याले। गुरारा सीकर में है, यहाँ से चांदी के 2500 से अधिक पंचमारक सिक्के हैं, वो प्राप्त होते हैं। बयाना भरतपुर में है, यहाँ से हमें गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर व नील की खेती के साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। जोधपुरा जयपुर में है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ, हाथी दांत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। गरदड़ा, ये बूंदी में है, और यहाँ से हमें ब्राइड रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। किरड़ोदोत है, यह जयपुर में है, और यहाँ से हमें मोनजोदड़ो के समान कांस्य नर्तकी की प्रतिमा वो प्राप्त होती है। नैनवा जो है वो बूंदी में है, यहाँ से महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली है। मलाह भरतपुर में है, यहाँ से तांबे का हारपून प्राप्त होता है। औला जैसलमेर में है, जहाँ से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी है, उसके प्रमाण मिलते हैं। औजियाना भीलवाड़ा में है, यहाँ से गाय की मरण मूर्तियाँ मिली है, और एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है औजियाना जहाँ से गाय की मरण मूर्तियाँ मिली है। सौंथी बीकानेर में है, जिसे अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम के नाम से भी संबोधित किया है। बांका गांव भीलवाड़ा में है, जहाँ से अलंकृत गुफा की प्राप्ति होती है। और सांवलिया पुगल बीकानेर में, खानपुर झालावाड़ में, चंद्रावती सिरोही में, जायल नागौर में, दर भरतपुर में, और ईसवाल उदयपुर में, और कोटाड़, ये कोटड़ा जो है वो झालावाड़ में स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, ये राजस्थान के प्रमुख अपन सभ्यता स्थल है वो पढ़े हैं। और देखिए, इसमें आपको साथ में राजस्थान के जो प्रमुख जनपद है, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख जनपद है, उन जनपदों का भी टॉपिक है वो अपन साथ में करेंगे। ठीक है ना। तो जनपदों की जानकारी है वो जैन तथा बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, और बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जिनमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। परंतु जो दोनों ग्रंथ हैं इनमें भिन्नता है, और अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित जो जनपद है उनको ही इतिहासकारों ने सर्वाधिक विश्वसनीय माना है। राजस्थान में जनपदों की जो स्थापना है वो कैसे होती है?
उसको देखते हैं। राजस्थान में जनपदों की स्थापना 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और इस समय यहाँ की विभिन्न जो जातियाँ थी जो पश्चिमोत्तर भारत से निकल करके मरु प्रदेश अर्थात राजस्थान में आके रहने लगी तथा यहाँ इन जातियों द्वारा विभिन्न जनपदों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान में जनपदों की स्थापना का जो काल है वह है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस काल में यहाँ जनपद व्यवस्था विद्यमान थी और सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी यहाँ कई प्राचीन जनपद है वो स्थापित थे। सारे ही सिकंदर के आक्रमण के बाद ही नहीं स्थापित हुए हैं। कुछ ऐसे जनपद भी थे जो सिकंदर के आक्रमण से पहले यहाँ पर स्थापित थे। जनपद व्यवस्था को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय गुप्त शासक समुद्रगुप्त को जाता है। जनपद शासन व्यवस्था इसको अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय है वो समुद्रगुप्त को जाता है। जनपदों में पहला जनपद है मत्स्य जनपद। यह एक महाभारत कालीन प्राचीन जनपद था जिसकी राजधानी बेराट थी। तो सभ्यता स्थलों में भी पढ़ा था अपन ने, और जिसकी स्थापना मत्स्य जनपद के शासक विराट द्वारा विराटपुर के नाम से की गई थी, जिसका अपभ्रंश होकर शब्द बन गया बेराट। मत्स्य जनपद में आधुनिक अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है तथा इनका कुछ क्षेत्र आता था। यहाँ पर पांडवों द्वारा अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय वो बिताया गया था। दूसरा जनपद है सीवी। सीवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अंदर जो 10 राज्य युद्ध था, उस 10 राज्य युद्ध में जो 5 अनार्य कबीले विश्वामित्र है इन्होंने एकत्रित किए थे, जिनमें शिवी, प्रक्था, अलना, बलना, विशासनी, वहाँ पर शिवी का नाम आता है। शिवी जाति का मूल स्थान है वो प्राचीन शिवपुरी था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के जंग प्रदेश में आता है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय ये जाति मरु प्रदेश में आकर यानी राजस्थान में आकर बस गई थी। शिवी जाति द्वारा मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया गया, जिसकी राजधानी नगरी चित्तौड़गढ़ थी तथा इसे मध्यमिका अथवा मंजरिका के नाम से भी संबोधित किया जाता था। पंतजलि के अनुसार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नगरी पर यवन आक्रमण हुआ था और संभवतः इसी कारण जो है वह नगरी सभ्यता स्थल का क्या हो गया, पतन हो गया। फिर आता है अपने मालवा जनपद। ये मालवा जाति है, इनके द्वारा जिस जनपद की स्थापना की गई वो जनपद मालवा जनपद कहलाया और इनका मूल स्थान रावी चिनाब नदी के संगम क्षेत्र में था। ठीक है ना। पाणिनि है, पाणिनि द्वारा इस जाति का उल्लेख है वो आयुध जीवी जाति के रूप में किया गया है। तो पाणिनि ने किस जाति को आयुध जीवी जाति के रूप में उल्लेखित किया है, आयुध जीवी के नाम से संबोधित किया है मालवा जाति को। मालवा जाति भी सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान आई थी। इनका प्रारंभिक मूल स्थान जो है शासन क्षेत्र है वह है जयपुर का मगरछल स्थान था। ठीक है ना। कौन सा स्थान था? जयपुर का मगरछल स्थान था। और मालवा जनपद का क्षेत्र जो है इसमें जयपुर है, टोंक है, अजमेर है, मेवाड़ है,
ये क्षेत्र आते हैं। मूल रूप से जयपुर टोंक और इसके अलावा अजमेर मेवाड़ के भी कुछ हिस्से आते हैं। इसकी राजधानी नगर टोंक थी। सीवी जनपद की राजधानी नगरी थी, तो मालवा जनपद की राजधानी कौन सी थी? नगर टोंक थी। नादसा यूप स्तंभ जो 225 ईस्वी का है और ये भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। इस नादसा यूप स्तंभ में मालवा जनपद के शासक श्री सोम का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि मालवा जनपद के शासक श्री सोम ने क्षत्रपकों को, क्षत्रपक भैया किसको कहा गया है? जो शक थे, उन शकों को क्षत्रपक कहा जाता था। तो शकों को पराजित किया था और षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार मालवों द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है कि मालवों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। योद्धय जनपद, योद्धय जनपद है, ये उत्तरी राजस्थान के अंदर था। योद्धय जाति भी पंजाब के क्षेत्र से सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान आई थी तथा इसने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर शासन किया था। यह एक शक्तिशाली जनपद था, बलशाली जनपद था। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उत्तरी योद्धयों ने कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया था। यानी रुद्रादमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि योद्धय जाति द्वारा है वो कुषाणों को पराजित किया गया था। आगे वाला जनपद है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद जो है, इस सूरसेन जनपद के देखिए, सूरसेन जनपद ये महाभारत कालीन एक प्राचीन जनपद था। सूरसेन एक महाभारत कालीन प्राचीन जनपद था जिसकी राजधानी जो है वह मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। इसका शासन क्षेत्र है वह मुख्यतः उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर सूरसेन जनपद ने शासन किया था। सूरसेन जनपद में राजस्थान के पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है वह आता था। तो सूरसेन जनपद में कौन सा क्षेत्र आता था? सूरसेन जनपद में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र आता था। कुरु जनपद, कुरु जनपद यह भी एक प्राचीन जनपद था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी और इसमें वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र है वो आता था। इंद्रप्रस्थ है, इस इंद्रप्रस्थ में कौन सा? वर्तमान दिल्ली का जो क्षेत्र है यही आता था, यानी इस क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ कहते थे। और इसकी एक अन्य राजधानी भी थी और इसकी जो दूसरी राजधानी है, अन्य राजधानी, वो हस्तिनापुर थी। यहाँ कौरवों ने शासन किया था। इंद्रप्रस्थ जो जनपद है इसमें राजस्थान का उत्तरी अलवर का क्षेत्र आता था। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता था इंद्रप्रस्थ में? उत्तरी अलवर का जो क्षेत्र है वह इंद्रप्रस्थ में आता था। ठीक है ना? और कहते हैं जो महाभारत काल है, इस महाभारत काल में ये खांडव प्रदेश के नाम से विख्यात था और यहीं पर है वो पांडवों के द्वारा
इंद्रप्रस्थ नामक जनपद स्थापित किया गया था। और है साल्व जनपद। साल्व जनपद है, इसमें अलवर का क्षेत्र आता था। अर्जुनायन जनपद जो है, इसमें भरतपुर का क्षेत्र, अलवर का क्षेत्र आता था। राजन्य जनपद है, इसमें भरतपुर का क्षेत्र आता था। और जांगल प्रदेश, इसमें बीकानेर का क्षेत्र आता था। ठीक है, तो इसके साथ अपने ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। और भैया अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, राजस्थान 360 में बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको भी दबाइए और प्रोमो कोड है इसको यूज कीजिए। ये प्रोमो कोड है XYZ प्रोमो कोड यूज करके आप 10% तक का डिस्काउंट है वो पा सकते हैं। तो इसमें प्रोमो कोड इसको XYZ को यूज करना मत भूलना। ठीक है।